हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुरुक्षेत्र से सांसद सैनी पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मनोहर लाल ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया था और इस तरह हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से यह गठबंधन टूटा है। तो राज्यपाल ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, जब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का इसे एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग हरियाणा की राजनीति में माना जा रहा है, क्योंकि 370 का नारा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनावों की स्थिति को देखकर दिया हुआ है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 370 पार करने के लिए क्या कुछ भी करेगा। तो नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए सीएम। यह राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ देगा आने वाले समय में, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। और यह तस्वीर आप देखिए, कंवरपाल गुर्जर ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि मनोहर कैबिनेट में भी कंवरपाल गुर्जर हिस्सा थे। तो चलिए आज के इस सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका हम करवा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दोहन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी चर्चा में। अब भूपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। मतलब 370 पार करने के लिए कुछ भी किया जाएगा, ये कौन सा हरियाणा में राजनीतिक प्रयोग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरे पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी और 9.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरे हरियाणा से भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हुए थे और पूरी पारदर्शिता से कोई भी काम हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे आयुष्मान योजना का हो, चाहे जो भी था, ट्रांसफर पॉलिसी, सबको अच्छे से काम कर रहे और उनका जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए, हम ये कहते हैं कि कोई 70 की बात नहीं हो। हमारी पार्टी में जिम्मेवारियां मिलती हैं। किसी नेता को कोई जिम्मेवारी मिलती है, किसी नेता को माननीय मनोहर लाल जी हैं, उनको कोई और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और हमारी सरकार पहले भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी और आज हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको मैं जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी बहुत ही अच्छी छवि है। और हमारी पार्टी का एक शुरू से नारा है, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास। और हम आखिरी व्यक्ति भी जो हम लाइन में बैठा होता है मंत्री बन सकता है। हमने माननीय जो राष्ट्रपति जी का चयन किया था तब भी यही बात थी और हमारा कोई भी जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं भूपेंद्र जी एक पॉइंट यहां पर है, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, रोक रहा हूं बीच में। भाई, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, आप कह रहे हैं कि योजनाएं प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंची है, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर मनोहर लाल को क्यों हटाया? क्या बीजेपी को अंदर खाने ये खबर मिल रही थी कि सरकार के प्रति नाराजगी है जमीनी स्तर पर? क्या इसलिए प्रयोग किया गया? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी को किसी ने नहीं हटाया। ये तो हमारे यहाँ जिम्मेवारी बदलती रहती है। किसी नेता को कोई जिम्मेवारी मिलती है, किसी को और बड़ी जिम्मेवारी मिलती है।
माननीय मनोहर लाल जी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में मिलेगी, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। पार्टी ये देखती है कि इस व्यक्ति का कहां पर ज्यादा उचित स्थान है, उसको वहां पर वो भेजने का काम करती है। हमारी पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी आकर के बैठ गया, जैसे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके बैठ गया तो दूसरे का नाम ही नहीं लेते, दूसरे को आने नहीं देते, और दूसरे की कोई बात होती है तो अपने बेटे का और अपने परिवार की बात करते। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे 36 बिरादरी की पार्टी है, हर वर्ग के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम कोई प्रयोग की बात नहीं है हमारे यहाँ। तो ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, आपके पॉइंट आ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई, जितना सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है या फिर दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या उतना सब कुछ आसान है या फिर बात कुछ और ही है? इस राजनीतिक प्रयोग के पीछे कांग्रेस इस तरह से देख रही है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की तरह पार्टी नहीं है, यहां पर सभी को जिम्मेदारी है, ये नहीं कि एक को बैठा दिए तो उसकी पीढ़ियां चलेंगी। यस जी, आपको, भाई भूपेंद्र जी को और भाई वीरेंद्र दून जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, भूपेंद्र जी गहलाव जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये लोग हार चुके हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यस जी, मुझे आप एक घटना बता दें कि चुनाव की घोषणा के 2-3 दिन पहले कोई अपना मुख्यमंत्री बदलता हो जो लोकप्रिय हो, जनहितैषी हो, जिसकी योजना घर घर पहुंच रही हो और लोग उसके प्रशंसा में गीत गाते हो? कोई नहीं बदलता। चुनाव के बाद बदलते तो समझ में आता है, या 2-3 महीने पहले बदलते तो भी समझ में आता है। चुनाव के 2-3 दिन घोषणा पूर्व बदलने का मतलब है मोदी जी जान चुके हैं कि हरियाणा में उनकी हार हो चुकी है। आधी हार वो स्वीकार कर चुके हैं, आधी हार लोकसभा कर देंगे। है, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं सर मैं, विधानसभा का चुनाव सर मैं आप जितना विद्वान तो नहीं हूं और ना आप जितना अनुभवी हूं, पर इतना तो मुझे भी पता है थोड़ा बहुत कि भाई लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और 2-3 दिन की जो मैं बात कर रहा हूं वो लोकसभा चुनाव की कर रहा हूं, हरियाणा विधानसभा की तो नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं भाई बदला, थोड़ा बहुत अरे विद्रोही जी, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी बदला। अरे मैं हरियाणा के 10 सांसद तो हरियाणा से चुने जाने हैं ना। 10 के 10 पीछे आए थे, 10 के 10 आगे भी आए। छोड़िए ना पीछे क्या है, आज की बात कीजिए ना। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। यस जी, जी वेद प्रकाश जी, जल्दी अपनी बात कौन सी गलत, यस जी, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? क्या मैंने विधानसभा चुनाव की चर्चा की थी क्या? यस जी, ये हार स्वीकार कर चुके हैं, हार मान चुके हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता तो पहले ही इनको दे चुकी है कि भाई तुम्हें गांव में तक भी नहीं घुसने देते, तुम्हें वोट नहीं मिलने वाली। अब इन्होंने नया प्रयोग करने के लिए अपना वो कहते हैं इनकम्बेंसी को कम करने के लिए नायब जी को ले आए हैं। नायब जी क्या कर लेंगे? सारा हरियाणा जानता है कि नायब जी कितने लोकप्रिय हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूं, हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा 6 लाख रुपए है, केंद्र में 8 लाख रुपए है, और हरियाणा में ईडब्ल्यूएस की भी 8 लाख रुपए है, और जिस पिछड़े वर्ग से सैनी साहब संबंध रखते हैं उसकी 6 लाख है, और पिछले 7-8 साल से हरियाणा का पिछड़ा वर्ग रो रहा है कि भाई हमारी क्रीमी लेयर सीमा बढ़ा दो। आज तक नायब सैनी ने आवाज तक नहीं उठाई। तो ऐसे व्यक्ति की क्या पैठ है? कोई पैठ नहीं है। ठीक है। और ये जो गठबंधन टूटा है, ठीक है, ठीक है, जानते हो, ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, आपके पॉइंट भी आ गए हैं। हम चर्चा को अब थोड़ा सा और हम बड़ा कर रहे हैं, दायरा हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, जल्दी बात रखिए। मैं जल्दी कर रहा हूं सर। मैं जो एक गठबंधन टूटा है, आप इस पर गौर कीजिए। ये सीबीआई ईडी के दबाव पर गठबंधन बना था। अगर भाजपा चाहती थी इस गठबंधन को बरकरार रख सकती थी, पर भाजपा ने जानबूझकर यह गठबंधन तोड़ा है। ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं। इन्होंने 2 चुनाव जाट और गैर जाट के नाम पर ठीक है, ठीक है, ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है,
ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दुहन जी, आपसे ये सवाल, क्या जितना सब कुछ ये दिखाया जा रहा है, जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, जो ऊपरी तौर पर तस्वीर सामने आ रही है, क्या वो इतनी हल्की और इतनी आसान दिखाई दे रही है, या फिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है? मनोहर लाल को हटाने के पीछे क्या ये कौन सा राजनीतिक प्रयोग है, इसके मायने क्या है, क्या समझा जाए? आप किस नजरिए से देख रहे हैं? दोनों साहब आपको म्यूट कर रखा है सर। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पिछले 9.5 वर्ष से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं कोई एक वर्ग ऐसा है जो उनसे बिल्कुल नाराज था, और उसी नाराजगी को पार्टी ने अपने लेवल पर इसको भांप लिया है, और उसी कारण से मुख्यमंत्री को हटाकर बिल्कुल चेहरा बदलकर पार्टी उसी सरकार को दोबारा से नए स्वरूप के तौर पे पेश करना चाह रही है। और मैं बिल्कुल यह कहना चाहूंगा कि जो दुष्यंत चौटाला, जिसको 4.5 वर्ष तक पार्टी ने, बीजेपी ने यूज किया, और जब उसको ये लगा कि ये पार्टी के ऊपर एक बोझ की तरह है, तो उनको बिल्कुल मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इसमें जो जातिवाद के तहत जो वर्ग खुश करने के प्रयास है, उसी का ये एक भाजपा का एक प्रयोग मात्र है। अब यह प्रयोग कितना सफल हो पाता है, ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और इस बड़ी बहस में यही सवाल सबसे बड़ा है कि भाई सियासी इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर तो त्वरित तौर पर नहीं मिल पाएगा, हालांकि आने वाले समय में ही इस बात का पता लग पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो आज के हरियाणा के सियासी घटनाक्रम को लेकर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, और इस सियासी घटनाक्रम के बाद जननायक जनता पार्टी के सामने भी कई बड़े सवाल हैं कि अब आगे क्या हो, आगे की रणनीति क्या हो। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस सियासी सफर का भी, जहां पर अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल यह खड़ा हो पा रहा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान है या फिर नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, इंडी अलायंस लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, अलग अलग जगहों पर गठबंधन किया जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि भाई जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, इसी डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यह सियासी प्रयोग किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस इंडिया अलायंस भारी बहुमत से जीत रहा है। अब हमारी वोटों में सेंध कैसे लगाई जाए, कुछ थोड़ी मोड़ी वोट कटे, जिस तरह किश्ती डूबती है और डूबती किश्ती का जो मल्ला होता है, नाविक होता है, वो अपनी किश्ती को बचाने का प्रयास करता है, वैसा ही प्रयास मोदी जी हरियाणा में अपनी डूबती किश्ती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इनको अलग किया है। अगर ये चाहते तो ये अलग नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ईडी सीबीआई का इतना भारी दबाव है कि इनके पिता अजय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। उसमें केवल 2-3 गवाह पेश करने, 2 या 3 पेशियों में ही सजा हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 साल से एक दिन भी कार्रवाई नहीं हुई है, तारीख तक नहीं मांगी जा। तो आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई अब अजय चौटाला के पीछे लग जाएगी? केस वहीं का वहीं पड़ा है। नहीं, उनको मैं वही तो बता रहा हूं, उन पर दबाव डालकर अलग चुनाव लड़वा रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, ताकि कहीं 1000, 2000, 5000, 7000 जाट वोट कांग्रेस की काट सके और इनको कुछ फायदा हो सके। वो अजय चौटाला परिवार को यूज कर रहे हैं, जिस तरह दून साहब ने बताया कि 4.5 साल तक सरकार चलाने के लिए यूज किया और मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया।
अब चुनाव जीतने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास कहने को तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो क्या तो सांप्रदायिक उन्माद से मांगते हैं। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत भी लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र गहलावत जी, भाई क्या ईडी और सीबीआई अब अजय चौटाला की तरफ जाएंगी, इसी की बात उनके पीछे लग जाएंगी? मतलब राजनीतिक फायदा लेने के लिए क्या अब ऐसे भी काम होंगे हरियाणा में? पहले वेद प्रकाश जी एक एक करके एक वाक बोलूंगा केवल। बताइए जल्दी बताइए। अंदर सबसे बड़े ओबीसी इंद्रजीत ठीक है वेद प्रकाश जी, हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत भी लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, अपनी बात रखिए। सवाल यहां पर ये क्या अब अजय चौटाला की तरफ क्या ईडी और सीबीआई लग जाएंगी क्या? भाई राजनीतिक फायदा लिया है आपने। दुष्यंत चौटाला को 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री का पद दिया, उनकी पार्टी के कुछ विधायक को कैबिनेट में जगह भी दी, लेकिन अब राजनीतिक फायदा पूरा हो गया तो राहें जुदा जुदा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा कोई इनसे चुनावी गठबंधन नहीं था, और 2019 में भी बिना इनकी मदद के हम 10 के 10 लोकसभा की सीटें जीत कर आए थे। जो इन्होंने इंडी गठबंधन की बात की, मैं तो ये कह रहा हूं, आपने भी कहा कि विस्तार हो रहा है, कहां हो रहा है? वहां तो बिहार में तो इनको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, और ममता बनर्जी ने इनको फटकार लगा दी। 42 के 42 जो कैंडिडेट थे वो डिक्लेयर कर दिए, और यूपी में जयंत चौधरी इनको छोड़कर आ गए, और कहीं भी इनका समझौता नहीं हुआ। ना बिहार में हो रहा है, ना महाराष्ट्र में हो रहा है। देखिए, जो लोग इनको गाली देकर के सत्ता में आए थे, और वो लोग कहते थे, आपने केजरीवाल की वो क्लिप भी सुनी होगी कि वो जो कहते थे कि जो इंडी है और सीबीआई है और ये आईडी है, और इनको ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इनको भंग कर देना चाहिए। जब ये शीला दीक्षित और सोनिया और राहुल को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो इन महकमों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, इनको भंग कर देना चाहिए। ये तो सबको पता है कि ईडी और सीबीआई का किस तरह से बातें चलती थी। हम नहीं कहते, और जो भी केस चले हुए, चाहे वो सोनिया के खिलाफ हो, राहुल के खिलाफ हो, वो पहले से जब इनकी सरकार थी, माननीय मनोहर लाल जी, वे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो जब के केस चले हुए हैं। चाहे हरियाणा प्रदेश में जो भी केस चले हुए हैं, चाहे वो अजय चौटाला के खिलाफ हो, चाहे अभय के खिलाफ हो, वो पहले से चले हुए हैं। हमारी सरकार का उनसे कोई वास्ता नहीं है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी जो केस है, उसमें हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं। जिन किसानों की जमीन हड़पने का काम हुआ था, उन्होंने केस डाले हुए हैं, और जो भी इनके खिलाफ केस है, चाहे वो इंस्पेक्टर भर्ती का है, वो भी जो लड़का 154 नंबर लेकर टॉप पर आया था, उसने उनके खिलाफ केस डाला हुआ। नहीं भूपेंद्र जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि भाई जेजेपी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन का कोई वादा नहीं था। भाई फिर वो बात कहां गई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली? मनोहर लाल भी कहते थे, दुष्यंत चौटाला भी कहते थे, सारे मंत्री कहते थे ये सरकार तो 5 साल चलेगी, 4.5 साल में फिसड्डी। देखिए, हमारा कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना था। हमारा तो अपना एजेंडा था, हमारा तो अपना मैनिफेस्टो था। जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको हम पूरा करने में लगे हुए। देखिए, 370 की आप बात ले लो, राम मंदिर की बात ले लो, और सीएए की बात ले लो, और जो भी नीचे हरियाणा प्रदेश में क्या संबंध है? हरियाणा से राम मंदिर, अरे भैया, अरे सुन लो, अरे भैया, अरे सुन लो, इसीलिए तो आपकी सरकार नहीं आती, क्योंकि आप दादागिरी करते हो, और जो गरीब हमारे जैसे लोग हैं वो आप लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। कॉमन, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना? देखिए, अनिल विज आपकी तरफ से थे, आप तो ना बोले। हरियाणा की बात कीजिए ना, कि भाई आपको जो लोग पास है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था या नहीं बना था? ऐसा है आपको ना, आप असत्य बोल रहे हैं। विद्रोही जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं अभी माफी मांगूंगा हाथ जोड़कर। आप बताइए ना। अरे भैया, विद्रोही जी, आप सुन लीजिए। ठीक है, वेद प्रकाश जी, भूपेंद्र गहलावत जी से मैंने यही सवाल पूछा है,
यही सवाल मैंने विद्रोही पूछा है। क्या दोनों पार्टियों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाने का वादा तो था? आप कह रहे हैं कि चुनावी गठबंधन का नहीं था, लेकिन सरकार चलाने का वादा तो था इसके तहत। नहीं, देखिए, सरकार तो चल रही थी, सरकार में क्या दिक्कत है? अब चुनाव आ ठीक है। गया, चुनाव तो हमें अकेले लड़ना है। हम 10 की 10 सीटें पीछे जीत कर आए थे, 10 की 10 सीटें ठीक है। हम अब लड़ेंगे। इसमें कोई हमारे साथ रहे ठीक या है, जाए, ठीक उससे है, हमें ठीक है। हमारे साथ वीरेंद्र दुहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दुहन जी, एक छोटा सा कमेंट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। भाई, जेजेपी के सामने अब क्या चुनौती होगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो सियासी प्रयोग है वो कितना सफल हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ये सियासी प्रयोग इंडी अलायंस के चक्कर में ऐसा हुआ? बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पे नए नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, और उसी के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयोग किया है। इसमें आप कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर की जो एज का डिफरेंस युवा चेहरे के तौर पे नायब सिंह सैनी को, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो ओबीसी का बैकवर्ड चेहरे के तौर पे उतारने का प्रयास किया है। अब बैकवर्ड जो समाज है वो इनको कितना स्वीकार कर पाता नहीं कर पाता, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जातीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रयोग को किया है। और जेजेपी के बारे में मेरा यही कहना है कि जेजेपी पार्टी के लिए इस चुनाव में बहुत बड़ा एक अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके 5 विधायक जो मीटिंग में नहीं आए, जो चंडीगढ़ में रहे, तो इससे पहले से ही पहले भी था कि भाई विधायक इनके साथ नहीं है पूरे के पूरे। तो ये बिल्कुल भाजपा के लिए एक नए प्रयोग के तौर पे है। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गहलावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सियासी प्रयोग के पीछे कई इनसाइड स्टोरी है, कई फैक्टर है, कई कारण है, लेकिन इसका कितना बड़ा फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।